हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम आपको इस वीडियो लेक्चर में पूरे एक कंप्लीट चैप्टर, हम कह सकते हैं कि वह चैप्टर का नाम हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत धारा। इस चैप्टर में हम आपको संभावित जो कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस कितने संभावित हो सकते हैं, हम इसको संलग्न किए हैं। और लगभग इसमें हम 35 क्वेश्चन का एक अनुमान लेके चले हैं कि 35 क्वेश्चन कम से कम अगर आप इस चैप्टर से कर लेंगे तो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इसी सिलसिले में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और इसका हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। और थोड़ा स्पीड से जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप भी इसे स्पीड से ही स्क्रॉल करते वीडियो को थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ा देंगे और जो भी क्वेश्चंस आपके सामने में आएंगे आप उसका आंसर को टिक लगाते चलेंगे। अगर आपका किसी क्वेश्चंस में डाउट होगा तो आप हमारे पूरे लेक्चर्स को सुन लेंगे तो आपको डाउट जरूर दूर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा है इसी कड़ी में प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो आपका है कि किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर दोगुना, किसी चालक तार लंबाई को खींचकर दोगुना लंबा कर दिया जाए, है ना, तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। यानी किसी चालक तार को खींच के हम उसके लंबाई को अगर बढ़ा देंगे तो उसका प्रतिरोध कितना गुना बढ़ जाएगा। तो देखो बच्चों, जल्दीबाजी में बच्चे अक्सर क्या करते हैं ना कि बोलते हैं 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि आप चैप्टर में जब पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको जानकारी दी गई होगी कि किसी भी चालक तार की लंबाई बढ़ने से उसका प्रतिरोध का मान बढ़ता है ना। यानी आर समानुपाती एल, ऐसा करके आपको जानकारी दिया गया होगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं है कि किसी चालक तार अगर एल लंबाई का है तो इसमें एक और हम एल लंबाई के तार को ला दें। समझ रहे हो ना, कि अगर एक एल लंबाई का अगर चालक तार आपके पास है, दूसरा एल लंबाई का यहाँ नहीं लाया गया है। यहाँ पे क्या किया गया है कि आपके पास एक तार है, इसी को खींच के बढ़ा दिया गया है। तो दूसरी बात यहाँ पे आपको एक और जानकारी मिला होगा कि प्रतिरोध, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी चालक तार का अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस चालक तार का प्रतिरोध उतना अधिक होगा, और किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना कम अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा। तो जब आप चालक तार को खींचोगे, जब इसका लंबाई बढ़ेगा उसी समय में ये तार पतला होगा। यानी एक ही समय में लंबाई तो बढ़ रहा है लेकिन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी घट रहा है। तो लंबाई बढ़ने से भी प्रतिरोध बढ़ा और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भी घटने से प्रतिरोध बढ़ा। तो हम सिर्फ लंबाई वाला 2 गुना गलत कहेंगे। यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला और डिस्कशन से जो हमारा रिजल्ट आएगा कि यदि किसी चालक तार को लंबाई को खींच के अगर हम 2 गुना करते हैं तो उसका प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाएगा। प्रतिरोध का जो मान है वो 4 गुना आपका बढ़ जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला आपको एक याद रखना होगा कि अगर किसी चालक तार को लंबाई के अनुदिश अगर हम खींचते हैं और उसके लंबाई को बढ़ाते हैं या लंबाई को अगर हम लोग हटाते हैं तो नए तार का जो प्रतिरोध होगा आर न्यू इक्वल टू, फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर आर ओल्ड। यानी ओल्ड वाला तार का जो प्रतिरोध होगा वो आप यहाँ रखेंगे। अच्छा, कितना गुना, अब मान लीजिए लंबाई 3 गुना बढ़ा दिए, 2 गुना बढ़ा दिए, तो अगर यहाँ पे आप क्या किए हो कि अगर 2 गुना लंबाई को क्या किए हैं, 2 गुना की है, तो यानी 2 का स्क्वायर इंटू क्या आर ओल्ड, तो 2 दूनी 4, तो 4 आर ओल्ड। यानी नए वाले तार का जो प्रतिरोध होगा ना वो पुराने वाले तार के प्रतिरोध से 4 गुना बढ़ जाएगा। ये आपका इसका आंसर होगा और इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अब चलिए, तो ऐसे तो डिस्कशन के लिए क्या है कि बहुत सारे इसी पे क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा जल्दी आपको इसका हम कंप्लीट कराएं, फिर मॉडल सेट का डिस्कशन हमारा बचा हुआ है उसका हम डिस्कशन करेंगे। अब चलिए, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। आप पढ़े होंगे कि जब हम किसी चालक तार के दोनों सिरों पे जब हम बैटरी लगाते हैं या सेल लगाते हैं तो चालक तार में इलेक्ट्रॉन का
सर्वप्रथम उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। तो वही आपका, क्योंकि जब किसी चालक तार, अब मान लीजिए एक चालक तार हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं ए बी, और इसके दोनों सिरे पे हमने एक सेल या बैटरी को हमने लगा दिया। तो सेल और बैटरी को जब इसके दोनों सिरों पे आप लगाएंगे और जब आपका सर्किट क्लोज होगा, तो इसमें जब आपका विद्युत धारा का प्रवाह होगा प्यारे बच्चों, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना है कि विद्युत धारा का प्रवाह तो स्वाभाविक है कि सेल के जो पॉजिटिव टर्मिनल से तार का जो एंड जुड़ा हुआ है, तो ये आपका पॉजिटिव पोटेंशियल और ये आपका नेगेटिव पोटेंशियल का एरिया आता है। तो अब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन, जो भी इस चालक तार के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका अभी जिगजैग पाथ पे, जैसे गैसेस एटम और मॉलिक्यूल्स का जिस तरह से मान लीजिए मोशन होता है जिगजैग पाथ पे, ठीक उसी तरह चालक तार के अंदर में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर जहां तहां जिगजैग पाथ पे पूरे उसके इंटायर वॉल्यूम में मोशन कर रहा होता है। उसका कोई अपना फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन जब इसके दोनों सिरों पे हम एक सेल के सहायता से जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जिगजैग पाथ को छोड़कर लीनियर पाथ को अचीव करता है और वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मोशन करता है। और ठीक उसी समय में पॉजिट्रॉन आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होके एक सर्किट कंप्लीट होता है। तो उसी समय में पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की गति क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन उस समय में आपका क्या करता है, यूनिफॉर्म, एक्सेलरेटेड, आपका अपसरित यानी ड्रिफ्टिंग और अवमंदित। आप पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है। तो इसका जो आंसर आपका सी हो जाएगा। तब ना हम लोग यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग याद होगा आपको। तो अपसरित यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन आपका निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ड्रिफ्टिंग करता है। चलो तो अब अगला जो आपका क्वेश्चन है, इसी चैप्टर में आप किरचॉफ्स लॉ पढ़े होंगे। तो किरचॉफ्स का आपने दो नियम पढ़े होंगे, एक आप पढ़े होंगे जंक्शन लॉ और दूसरा आप पढ़े होंगे वोल्टेज लॉ। जंक्शन लॉ को ही प्यारे बच्चों हम लोग बिंदु का नियम भी कहते हैं, पॉइंट रूल भी कहते हैं। तो कह रहा है आपको क्वेश्चन में कि किरचॉफ का बिंदु नियम इस नियम का पालन करता है, निम्नलिखित में से किस नियम का पालन करता है। तो पहला आपका है ऊर्जा संरक्षा का सिद्धांत, संवेग संरक्षा का सिद्धांत, आवेश की संरक्षा का सिद्धांत और द्रव्यमान की संरक्षा का सिद्धांत। तो आप जानते हो कि किरचॉफ्स के, ध्यान से सुनना है कि किरचॉफ्स के जंक्शन लॉ में या पॉइंट लॉ में आपका आवेश संरक्षित होता है। जंक्शन की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योगफल जंक्शन से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योगफल के बराबर होता है, यानी आवेश आपका संरक्षित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो प्यारे बच्चों आंसर होगा हमारा, वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अच्छा देखो, किरचॉफ्स का जो लॉ है ना, किरचॉफ्स लॉ, ये आपको एकदम वीवीआई है। ये तो बिहार बोर्ड में 5 मार्क्स में भी पूछता है कि किरचॉफ के नियमों को लिखें और व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था के लिए व्यंजक प्राप्त करें। एकदम ये वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसीलिए इस सारे पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया होगा। चलो तो अब हमारा है किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में किसका परिमाण है। किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में किसका परिमाण है। तो आपको किरचॉफ का जो नियम है इसमें आपको पूछ रहा है कि किसका परिमाण है। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र का असंरक्षित चरित्र, तो ये तो आपका मान लीजिए असंरक्षित चरित्र का तो बात ही नहीं हम कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को कोई लेना देना नहीं। विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं। ऑप्शन बी विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र है। यानी किरचॉफ का जो नियम है, चाहे वो वोल्टेज लॉ हो या करंट लॉ हो, वोल्टेज लॉ हो या आपका मान लीजिए जंक्शन लॉ हो, दोनों में हम लोगों का क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंजर्वेशन का नेचर है उस पर ये डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। आपको 1 ओम के कितने प्यारे बच्चों प्रतिरोध दिया गया है? 1 ओम के आपको 3 प्रतिरोध दिए गए हैं और कह रहा है कि इसके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। यानी इसको संयोजित करके सबसे न्यूनतम हम लोग प्रतिरोध कितना प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि अभी आपको हम जस्ट संधारित्र जब हम पढ़ा रहे थे, जब हम आपको कैपेसिटर्स पूरा कंप्लीट किए हैं, तो वहां पे हमने कैपेसिटर का आपको समानांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन और दोनों का आपको मैंने रिजल्ट निकाल के बताया था। फिर से मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि 2 या 2 से अधिक। अब पहले तो इसको जरा समझ लीजिए
कि प्रतिरोध का आपका सिंबल ये हो गया, और दो या दो से अधिक प्रतिरोध को जब आप श्रेणी क्रम में प्यारे बच्चों जोड़ते हो ना, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब है कि प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान समान होता है, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान समान होता है, और प्रत्येक प्रतिरोध पे लगने वाला पोटेंशियल डिफरेंस का मान अलग अलग होता है। ये आपका V1 हो जाएगा, ये आपका V2 हो जाएगा, अगर दोनों R1 और R2 अलग अलग मान में है। और इसका जो आपका इक्विवेलेंट, जब ये दोनों श्रेणी क्रम में रहेंगे ना, तो दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो आपका दोनों के प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होगा। और जब आपका प्रतिरोध समानांतर क्रम में अगर संयोजित रहेगा, ध्यान से सुनना है, इस समानांतर क्रम में संयोजित रहेगा, तब ध्यान देना है कि समानांतर क्रम में अगर आपका ये संयोजित, ध्यान से एकदम, कि समानांतर क्रम में संयोजित रहेगा, तो समानांतर क्रम में जब दो प्रतिरोध आपके संयोजित होते हैं तो दोनों प्रतिरोध से धारा का मान आपका अलग अलग, अब इससे धारा I1, इससे धारा आपका I2, लेकिन दोनों पे लगने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो मान होगा ना, इसमें अलग अलग, तो इसमें आपका समान होता है। और इसमें जो आपका इक्विवेलेंट का होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। और दूसरा, आप जब जिस समय में संयोजन पढ़ रहे होंगे, जब प्रतिरोधों का संयोजन आपको पढ़ाया जा रहा होगा, तो वहां पे आपको जानकारी दी गई होगी कि जब हमको किसी भी परिपथ में अगर प्रतिरोध का मान महत्तम चाहिए, यानी प्रतिरोध का मान अगर बढ़ाना है, तब हम उस समय में प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम को चुनते हैं। और जब हमको दिए हुए प्रतिरोध के मान से भी कम अगर मान को प्राप्त करना है, तब हम प्रतिरोध का समानांतर क्रम चुनते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ यहाँ पे कितना है, 1 ओम, और चाहिए कितना, चाहिए कितना इस संयोजन में, न्यूनतम यानी मिनिमम चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि 3 प्रतिरोध को, प्यारे बच्चों रे, 3 प्रतिरोध को क्या करेंगे हम लोग, समानांतर क्रम में संयोजित कर देंगे। और समानांतर क्रम में संयोजित करने के कारण आपको क्या मिला यहाँ से, तो देखिए 1/1 इक्वल टू 1, 1/1 इक्वल टू, यानी 3 आ गया। यहाँ से R इक्विवेलेंट इक्वल टू जो आपका वैल्यू आ जाएगा, जब आप तीनों प्रतिरोध को समानांतर क्रम में संयोजित कर दोगे, तो आपका जो इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आएगा वो 1/1 आपका 3 ओम आपका आंसर होगा। तो 1/3 ओम सबसे न्यूनतम आपका प्रतिरोध होगा जब इसको समानांतर क्रम। तब आपके सामने में ऑप्शन क्या है, 1, तो भाई 1 तो आपका नहीं, फिर 1/2 ओम, ये भी नहीं, 2 ओम, सबसे न्यूनतम आपका कितना, 1/3 ओम, यानी इसका ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का प्यारे बच्चों आंसर क्या, तो डी हो जाएगा। तो देखो ये सारे प्रश्न ना आपको, अगर ये आपका कि दो अगर मान लीजिए प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तब क्या फॉर्मूला होता है, दो प्रतिरोध को जब हम समानांतर क्रम में जोड़े हैं, ये सारे फॉर्मूला अगर आपको कंठस्थ रहेगा और चीजें कंसेप्ट अगर आपके क्लियर रहेंगे, तो ये सब क्वेश्चन बनाने में टाइम प्यारे बच्चों आपको नहीं लगेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि दो सेलों को, है ना, दो सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 है और आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 हैं, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इनका समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा। समतुल्य विद्युत वाहक बल के बारे में इसमें आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। वेरी सिंपल, मतलब कि जो आपका समतुल्य विद्युत वाहक बल का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे आपको सेल के बारे में बता दूं कि आपको यहाँ सेल दिया हुआ है कि दो सेल को, यहाँ पे आपका इसका इंटरनल रेसिस्टेंस दे रखा गया है, यहाँ पे भी आपका एक सेल है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस आपको मिला हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि इसका आपको कह रहा है E1 आपका इसका EMF है और R1 इसका आंतरिक प्रतिरोध है, यहाँ पे E2 इसका है और ये आपका R2 है। तो दिक्कत, अब आपको यहाँ पे प्रश्न है कि दो सेलों को जिसका विद्युत वाहक बल E1 और E2 है और आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है, तो समानांतर क्रम में जोड़ा गया है और इनके समतुल्य विद्युत वाहक बल के मान कितने होंगे। तो देखो, तो जब आपको आप इसके बारे में आपको ध्यान में दो और मैं बता दूं कि आपको इसके लिए कैलकुलेशन जब आप किए होंगे, तो आपको फॉर्मूला मिला होगा कि E इक्विवेलेंट इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा कि इसका जो रिजल्ट होगा वो आपका E इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला आपको मिला होगा। सर ये फॉर्मूला कैसे, मान लीजिए कि ये हम लोग एस्टेब्लिश किए हैं, है ना, ये फॉर्मूला को मैं पहले एक बार, हाँ हाँ, ये फॉर्मूला आपको मिलेगा, है ना।
तो इसको कैसे आप सर डिराइव किए, तो इसके लिए डेरिवेशन के लिए थोड़ा सा आपको इस लेक्चर्स पे आपको रुकना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा कि देखो जिस समय में आप श्रेणी क्रम में सॉरी समानांतर क्रम में जब आप जुड़े होंगे तो ई इक्विवेलेंट याद कीजिए, ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू जो फॉर्मूला आपको मिला होगा, ध्यान दीजिएगा, वो मिला होगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। ठीक है, और जब आपका श्रेणी क्रम में जो जुड़ा होता है तो वो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू पर्सनली आप पढ़े होंगे R1 प्लस R2 पढ़े होंगे। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे R1 और R2 को एलसीएम ले लें तो देखिए तो क्या आ जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1। और यहाँ पे जब एलसीएम ले लेंगे आपका R1 R2 एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ पे R2 प्लस R1, या इसी को हम R1 प्लस R2 बटा R1 R2 लिख सकते हैं। अब इसको देखो तो ध्यान देना अब यहाँ पे कि आपको चाहिए क्या, आप जब ये फॉर्मूला आपके पास, तो यहाँ से ध्यान देना है कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू जब निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे E इक्विवेलेंट सिर्फ चाहिए, तो E इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या था, डाटा आपको मिला हुआ है, E इक्विवेलेंट इक्वल टू जब ही निकालोगे तो ये तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा E1 R2। अब देखो ये सब चीज़ों जब मैं बताता हूं तो स्वाभाविक है कि लेक्चर्स के ड्यूरेशन हमारे बढ़ जाते हैं। अब मुझे लगता है कि बच्चों को अगर ये थोड़ा मैं बता दूं तो उनका जो पीछे का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, मैं देखता हूं कि जितना मैक्सिमम शॉर्ट में आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि आपके एग्जाम के टाइम बिल्कुल नज़दीक है। और ये रिकॉर्डेड लेक्चर जब आपको मिलेंगे तो आप इसको एक बार दो बार करके आप रिवाइज कर लेंगे। देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला आपका देखो E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, जो कि ऑप्शन बी आपका, जो मैंने पहले यहाँ भी लिखा है, ऑप्शन बी इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद तो देखो ये आप सेलों का जो संयोजन है ना, जब प्रतिरोध के संयोजन आप पढ़े होंगे उसके बाद सेलों का संयोजन आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है, तो ये सब प्रश्न आपको एमसीक्यू टाइप में जब पूछेंगे तो आपको अगर याद रहेगा तो डायरेक्ट आप इसको टिक लगा देंगे। बच्चे हड़बड़ी में इसको टिक लगा देते हैं, कतई नहीं। ये आपको ये जो दो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, ये अगर आपको याद रहेगा तभी जाके आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे। ये आपके कंसेप्ट है। अगला चलिए क्वेश्चन, एक समविभवीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, यानी समविभवीय क्षेत्र में आपको पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, तो स्वाभाविक है कि आपका समविभवीय पृष्ठ पर, ध्यान से सुनना है कि समविभवीय क्षेत्र हो या समविभवीय पृष्ठ हो, प्रत्येक बिंदु पर विभव के मान समान होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया है। और समविभवीय या पढ़े होंगे, तो समविभवीय पृष्ठ हो या समविभवीय क्षेत्र, एक जगह से दूसरे जगह जब ले जा रहे हो तो विभव में तो कोई अंतर हो ही नहीं रहा है। और आप वर्क डन इक्वल टू क्या पढ़े हो, ध्यान दो, वर्क डन इक्वल टू क्या पढ़े हो कि विभवों में अंतर, यानी VA माइनस VB इंटू क्या करोगे Q, यानी जिस चार्ज को या इलेक्ट्रॉन को आप ले गए हो। तो यहाँ पे VA का मान भी उतना ही है जितना VB का मान है, तो VA माइनस VB इक्वल टू 0, यानी किया गया वर्क डन क्या हो जाएगा 0, यानी तब कार्य नहीं होता है। 7 का आंसर क्या हो जाएगा रे प्यारे बच्चों, 7 का जो आंसर होगा वो आपका C हो जाएगा। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका 8, विद्युतीय परिपथ में, ध्यान से सुनना है क्वेश्चन, कि विद्युतीय परिपथ के किसी भी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय, ने यहाँ पे ना बीजगणितीय, बीज लिखा गया, बीज गणितीय, ठीक है, बीजगणितीय योग आपका। तो देखो ये आपका किरचॉफ्स का ना प्रथम नियम है कि विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल 0 होता है। 8 का आंसर क्या हो जाएगा A। तब ना आपको हम बोले कि आपको जो किरचॉफ्स का आप जंक्शन लॉ, या मान लो कि किसी बिंदु पर, हाँ, किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ या बिंदु का नियम जब पढ़ते हो तो जंक्शन की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योगफल जंक्शन से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योगफल के बराबर होगा, यानी जंक्शन पे धारा का मान 0 होगा। तो यही तो पूछ रहा है कि विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय, यानी जितना आया उतना चला गया, यानी
आने वाले धारा का मान आप धनात्मक लोगे और जाने वाले धारा का मान अगर आप ऋणात्मक लोगे तो दोनों का जब बीजगणितीय योग निकालोगे तो वो 0 के बराबर होगा। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 8 का ए। चलो अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है कि व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है रे भी, अच्छा है ना। तो व्हीट स्टोन ब्रिज से हम जो कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि व्हीट स्टोन ब्रिज का जो कंसेप्ट आपका है मैं बता दूं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तो थोड़ा हमको खुद में सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने बच्चों के लिए पूरा काम कर दिया है। ऐसे इसका आंसर मुझे पता है और हो सकता है तो ये आपको भी पता होगा, लेकिन क्या है कि सिर्फ मान लीजिए आंसर बोलने से काम नहीं चलता है। व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में क्या है कि 4 प्रतिरोध को हम लोग इस प्रकार से जोड़ते हैं और इसके बीच में एक हम गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। यहाँ पे लगा दिए गैल्वेनोमीटर। अब क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब ये प्रतिरोध आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R3, ये आपका R4, मान लीजिए 4 प्रतिरोध है और गैल्वेनोमीटर में आपका यहाँ पे सुई लगा हुआ है जिसमें एक डिफ्लेक्शन होगा तो ये हमको शो करेगा। अब अगर ये ब्रिज आपका बैलेंस है, ये ब्रिज अगर संतुलित अवस्था में है तो हम कह सकते हैं कि R1/R2 इक्वल टू R3/R4। अगर संतुलित अवस्था में नहीं है तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे। तो ब्रिज के संतुलन का अवस्था है कि इनके जो प्रतिरोध यानी R1/R2 या R1/R3 इक्वल टू R2/R4 भी हम कह सकते हैं, वो रिजल्ट आपका वही आएगा। तो अब देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज का जो उपयोग किया जाता है इसमें से कोई 3 प्रतिरोध का मान आपको ज्ञात रहेगा, चौथा प्रतिरोध का मान आपको निकालना होगा। वो प्रतिरोध का मान कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आपको यहाँ ऑप्शन में क्या है कि व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है क्या, उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, उच्च या निम्न प्रतिरोध विभवांतर। तो इसके द्वारा आपको उच्च और निम्न दोनों प्रतिरोध को काउंट किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि व्हीट स्टोन ब्रिज से हम सिर्फ निम्न प्रतिरोध ही निकालेंगे या व्हीट स्टोन ब्रिज से हम सिर्फ मान लीजिए उच्च प्रतिरोध का ही हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐसा आपका नहीं है। और साथ ही साथ विभवांतर तो हम कैलकुलेट करते ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन नंबर आपका 10 विभव मापी के प्रयोग में। अब देखो तो क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ना है और अच्छे से इसको समझना है कि 10 में क्वेश्चन आपको पूछ क्या रहा है। विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप मिलता है, यानी गैल्वेनोमीटर में जब शून्य विक्षेप मिलता है तो धारा प्रवाह, ध्यान से सुनना है कि धारा प्रवाह आपका गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है। ये आंसर हो जाएगा आपका बी। अब डायरेक्ट ये तो मेरे को याद था तो मैंने बता दिया, अब आपको मैं बताता हूं कि विभव मापी के प्रयोग में। अब विभव मापी पहले, तब विभव मापी में क्या करोगे, एक तो यहाँ पे आप सेल लगाते हो या बैटरी लगाते हो, एक जो आप यहाँ पे तार लेते हो आप, ये जो तार है इसका आपको क्या पता रहता है, ध्यान से सुनना है कि ये आपको जो पता रहता है इसका, ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपको पता रहता है आपको यहाँ का इसका ज्ञात प्रतिरोध यानी प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध क्या होगा ये आपको पता है, और इसमें अभी विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रहा है। अब मान लीजिए कि हमको इसमें गैल्वेनोमीटर को जोड़ने के लिए परिपथ, तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, गैल्वेनोमीटर का जो हम लोग उपयोग करते हैं, ध्यान देना कि गैल्वेनोमीटर का जो उपयोग करते हैं वो आपका अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए, गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं हम लोग विभव मापी का, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा था कि विभव मापी का जो हम लोग उपयोग करते हैं वो हम लोग अज्ञात ईएमएफ यानी किसी भी सेल का, किसी भी बैटरी का अज्ञात उसका विद्युत वाहक बल और अज्ञात आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अभी हमको इसका अननोन है, हम इसको अननोन लिखते हैं और इसका आर जो है वो भी आपका अननोन है, ये हम लोगों को निकालना है। तो जिस समय में ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य मिलता है, यानी शून्य मिलने का मतलब ये संतुलन की स्थिति में है, उस समय में इससे प्रवाहित होने वाली धारा का जो मान है ना वो 0 होता है। तो धारा प्रवाह का मान तो गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता, यानी गैल्वेनोमीटर का परिपथ तो यही ना है, इसमें आपका नहीं होता। मुक्त परिपथ में तो हमेशा धारा प्रवाहित होगा। दूसरा है मुक्त तथा गैल्वेनोमीटर परिपथ में किसी में नहीं होता, मुक्त परिपथ में होता है, गैल्वेनोमीटर में नहीं होता है।
और विभव मापी के तारों में नहीं होता, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। समझ गए? तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग विभव मापी, और विभव मापी का उपयोग हम लोगों को क्या किया जाता है, अननोन विद्युत वाहक बल, अज्ञात विद्युत वाहक बल और अज्ञात आंतरिक प्रतिरोध के लिए किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को थोड़ा सा मिला लेंगे आप कि विभव मापी, हाँ क्वेश्चन नंबर जो 11 है प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा हम लोगों का एक यहाँ पे ठीक है, इसको ध्यान से थोड़ा मैं क्वेश्चन मिला लूं क्योंकि एरर ना हो। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 जो है कि विभवांतर के शुद्ध माप के लिए आप किसे पसंद करेंगे, विभवांतर के शुद्ध माप के लिए आप किसे पसंद करेंगे। तो अब देखिए, तो विभवांतर के शुद्ध माप के लिए, यानी किसी भी बिंदु पर अगर आपको विभवांतर अगर मापना है तो उसके शुद्ध माप के लिए आप किसे पसंद करेंगे। तो क्या करना है अब आपको, तो विभवांतर का आप सटीक कैलकुलेशन करने के लिए ना ध्यान से सुनना है कि विभवांतर का सटीक कैलकुलेशन और मिनिमम, मतलब कि जो सटीक कैलकुलेशन या एक्यूरेट या करेक्ट कैलकुलेशन करने के लिए प्यारे बच्चों, जो हमारा विभव मापी का ना प्रतिरोध का मान न्यूनतम होना चाहिए, विभव मापी का रेसिस्टेंस का मान कम होना चाहिए। अगर विभव मापी का रेसिस्टेंस का मान अगर आपका ज्यादा हो जाएगा तो फिर आप करेक्ट नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। कैलकुलेशन तो होगा लेकिन वो आपका जो एक्चुअल जो वैल्यू है उससे थोड़ा वेरी करेगा। तो आपको कह रहा है कि शुद्ध मान यानी प्योर के निकालने के लिए यहाँ पे हम दिए गए तीनों मानों का, चारों मानों का तुलना करते हैं। इसमें सबसे न्यूनतम आपका जो है वो आपका 50 ओम है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 50 ओम प्रतिरोध वाला विभव मापी। आप इस प्रश्न के मतलब आपको देखो, इस प्रश्न का ये नहीं है कि आप आंसर यही होगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन में अगर 20 ओम प्रतिरोध वाला विभव मापी होता तो वो 20 ओम वाला आंसर होता, क्योंकि विभवांतर का जो हम लोग दो बिंदु, किसी भी परिपथ में दो बिंदु के बीच का जो विभवांतर मापने के लिए विभव मापी का उपयोग करते हैं, उसमें कंडीशन है कि शुद्ध माप के लिए विभव मापी का प्रतिरोध का मान जितना कम से कम हो सके प्रतिरोध, वो उतना एक्यूरेट और शुद्ध देगा। तो अभी दिए गए डाटा में तो सबसे कम 50 ओम है, तो आपका 50 ओम इसका आंसर हो जाएगा। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दो सेल, अब ध्यान से सुनना है, आपको विभव मापी के रिजल्ट के बारे में आपको यहां पे ध्यान देना है और एकदम अच्छे से इसको सीखना है कि दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल, दो सेल दिया हुआ है, विद्युत वाहक बल E1 और E2 है, और उन सेलों से विभव मापी के तार पर संतुलन लंबाई जो मिला है आपका L1 और L2 है, तो कौन से रिलेशन करेक्ट होंगे, तो E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। डायरेक्ट आपका ये ऑप्शन याद रखना होगा। और यहां से हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो E1 L2 इक्वल टू E2 L1, यानी जब आपका ये जो वैल्यू आप जो कैलकुलेट यहाँ पे कर रहे हो, ये जो मैं आपको वैल्यू निकाल रहा हूं, तो जब मान लीजिए कि हम लोग क्या अभी तुरंत जस्ट इस पिछले क्वेश्चंस में मैंने क्या बताया कि विभव मापी का उपयोग हम लोग अज्ञात विद्युत वाहक बल और अज्ञात आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए करते हैं। अब जब इसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने पहले ध्यान देना है कि जब भी मान लीजिए यहाँ पे हम कोई एक सेल लगाए जिसका प्रतिरोध आपका जिसका विद्युत वाहक बल E1 है, और मान लीजिए वो जो आपको डिफ्लेक्शन लेके दिया है ना वो आपका L1, यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि आपका L1, तो ये आपका 100 माइनस L1, तो L1 पोजीशन पे आपको लेके दिया है। तो स्वाभाविक है कि L1, तो जितना आपका मान लीजिए, ध्यान से सुनना है कि जितना आपका यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही आपका यहाँ के इक्वल होगा। फिर नेक्स्ट जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे फिर दूसरा लाएंगे तो जब हम इसका रिजल्ट निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो हमारा जो रिलेशन आएगा वो E1 बाय क्वेश्चन नंबर आपका 12 का कि E1 बाय E2 इक्वल टू आपका L1 बाय L2, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब इसके लिए सर इसको एस्टेब्लिश कर दो, तो अगर मैं इसको एस्टेब्लिश करूंगा प्यारे बच्चों तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो आपको सीधा ये ध्यान रखना है कि जब भी मान लीजिए यहाँ पे आप कैलकुलेशंस, ये रिलेशंस जब भी आपको मिल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आगे ये तो रिलेशन ये भी आप याद रख सकते हो। बाकी ये देखिए आपको मैं बता देता हूं कि कैसे। आ जाओ, थोड़ा सा मैं बैक जाता हूं, हाँ यहीं पे। अब जैसे मान लो कि तुम्हारा L1 पोजीशन पे आपका मिला, तो प्रति एकांक ध्यान देना है कि इस तार का अगर मान लीजिए प्रति एकांक लंबाई का अगर प्रतिरोध अगर स्मॉल l मान लेते हैं, तो आपका यहाँ पे अगर पहले से E1, अगर यहाँ रुको ना, इसी पे हमें बता दूं ना, काहे हम लोग अलग पेज, यहीं पे देखो एक विभव मापी लेते हैं। तो ये जो आपका है ना, पता है आपका, अभी इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है,
और इसके ए और बी बिंदु के बीच का तार का लंबाई एल और प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध आपका स्मॉल आर, तो पूरे का क्या हो जाएगा, एल आर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए कि एक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम एक E1 प्रतिरोध, सॉरी E1 विद्युत वाहक बल वाला एक सेल को हम लोग लाते हैं और यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिए और यहाँ जैक जे लगाते हैं और यहाँ संतुलन की स्थिति प्राप्त करते हैं। यानी यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है। अब यहाँ से यहाँ का लंबाई अगर हम लोग L1 मान लेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ का लंबाई अगर L1 मान लेंगे तो स्वाभाविक है आपका, ध्यान दो, और ये इस बिंदु को अगर हम लोग C मान लेंगे तो आपका E1, ध्यान देना है कि आपका जो E1 इसका जितना विद्युत वाहक बल है, जितना इस अननोन सेल का आपका विद्युत वाहक बल, उतना ही इसके अक्रॉस में आपका इसका वैल्यू होगा, हाँ या ना। तो देखो यहां से जो रिलेशन निकालेंगे हम लोग E1, पहले तो इसका हम लोग प्रतिरोध निकालेंगे। तो वेट, प्रतिरोध जब हम लोग निकालेंगे, वेट, हाँ, प्रतिरोध जब हम लोग निकालेंगे, प्रतिरोध जब निकालेंगे हम लोग इसका, तो प्रतिरोध आपका क्या हो जाएगा, L1 R हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट फिर हम लोग अगला जब हम लोग यहाँ पे E2 लगाएंगे तो दूसरा जो हमारा प्रतिरोध आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, L2 R आ जाएगा। तो ये प्रतिरोध का, यानी तार का हम लोग अलग अलग प्रतिरोध R1 और R2 निकाल लिए। अब देखो पूरे तार से जो धारा प्रवाहित हो रहा है, धारा के मान में तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। पहले E1 लगाए तो हमारा ये प्रतिरोध, जब E2 लगाए तो हमारा ये प्रतिरोध, लेकिन दोनों स्थिति में इस चालक तार से तो I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है ना। तब पोटेंशियल डिफरेंस, तब पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं पहला कि VCB, यानी अगर बिंदु B पे इसका मान लो कि तुम्हारा मतलब संतुलन की स्थिति आया, तो VCB इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1। अच्छा, दूसरा E2 जो विद्युत वाहक बल वाला सेल लगाए हैं तो उसका मान लो कि तुम्हारा विचलन की स्थिति यानी संतुलन की स्थिति C डैश आ गया, तो उसका क्या लिखेंगे, VC डैश B इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे IR2 आ जाएगा, कोई दिक्कत। और ये किसके इक्वल है, तो जो यहाँ पे अज्ञात E2 जो तुम विद्युत वाहक बल लगाए हो, और ये किसके इक्वल है, जो अज्ञात E1 जो विद्युत वाहक बल वाला सेल लगाए हो। अब बाद में क्या करोगे प्यारे बच्चों की E2 बाय या E1 बाय E2 बाय E1 ही लिखना पहले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, जैसे कैलकुलेशन कहोगे वैसे करेंगे। अब यहां तुम्हारा IR2 डिवाइडेड बाय IR1, I से I कैंसिल। अब इस स्टेप में चेंज कर दें, E1 को ऊपर लेके गए तो अब स्वाभाविक है कि R1 बाय R2 हो जाएगा। अब R1 का वैल्यू कितना है हमारा, कहाँ गया, R1 का वैल्यू हमारा क्या है, L1 बाय R। R2 का वैल्यू कितना है, L2 बाय R, L2 बाय R। R से R आपका कैंसिल, चूंकि आपका प्रति एकांक लंबाई जो हम लोग विभव मापी में जो चालक तार ले रहे हैं तो उसके प्रति एकांक लंबाई का आपका आंतरिक प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल आर ले लिया तो कैंसिल हो जाएगा ना। रिजल्ट आपका क्या आ गया, E1 बाय E2 इक्वल टू L1 बाय L2। अब होता क्या ना प्यारे बच्चों की, ये सारे चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ना पूरा सफिशियंट टाइम चाहिए। जब MCQ क्वेश्चन कराओ तो फिर आपको डायरेक्ट पॉइंट एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने इसको बता दिया। तो थोड़ा आप इसको अच्छे से देख लेंगे। और विभव मापी भी, तो ये तो विभव मापी के बारे में भी तो आपको पूछता है ना कि विभव मापी के उपयोग से अज्ञात सेलों का विद्युत वाहक बल गणना करने के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ये भी तो 5 नंबर के क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ऑटोमेटिक आप ये भी बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 13, अब क्या कह रहा है कि एक विभव मापी के तार लंबाई L है, यानी पूरा उसका लंबाई L, तार के धनात्मक सिरे से L/3 लंबाई पर विद्युत वाहक बल का एक सेल संतुलित होता है। यदि तार की लंबाई L/2 से बढ़ा दी जाए, यानी L/3 पर, हाँ, L/2 से बढ़ा दी जाए तो उसी सेल द्वारा तार के किस, यदि तार की लंबाई L/2 से बढ़ा दी जाए तो उसी सेल द्वारा तार के किस लंबाई पर संतुलन बिंदु मिलेगा। बड़ा एकदम मजेदार क्वेश्चन आया ना, ये हुआ ना क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन अगर आपको पूछे तो इसमें आपकी मेरिट का पता चलता है कि आप अगर पोटेंशियोमीटर या विभव मापी आप पढ़ के आए हो तो उसमें आपने कितना कंसेप्ट लेके आया है। देखो तो वेरी सिंपल, देखो आपको कह रहा है यहाँ पे कि सबसे पहले एक हम विभव मापी ले लेंगे।
अभी इसका लंबाई ध्यान दीजिएगा, ये विभव मापी, अरे यार वाइट हो जा, हाँ वाइट हो गया आपका, रुको, चलो ये वाइट हो जाओ, ठीक। विभव मापी में हम इस तार का नाम ए बी दे दिए जिसका लंबाई एल है, और यहाँ पे एक हम सेल लगाए हैं, यहाँ आपका गैल्वेनोमीटर, और मान लेते हैं बिंदु सी पे अभी ये आपका, जब एल लंबाई का, ध्यान देना है कि जब आपका एल लंबाई यानी बी से ए से बी की लंबाई जो आपका है ना, ये आपका कितना दे रखा है यहाँ से यहाँ का एल, यानी पूरा आपका लंबाई इस छोर से उस छोर का, इसमें थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा ड्रॉ हो गया इसको लेके मिटा देना है हम लोग, एल। तो जब एल मिलता है तो कह रहा है कि तार के धनात्मक सिरे से L/3 लंबाई पर, यानी ये आपका कितना आ गया, अरे मिट गया, और हाँ L/3, तो जब आपका L/3 आ जाएगा तो ये प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, प्यारे बच्चों वेरी गुड इवनिंग। अब कहेंगे सर कि आप इस लेक्चर के बीच में वेरी गुड इवनिंग क्यों कह रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वीडियो लेक्चर जो हमारा इसमें जो ज्वाइंट हम लोग किए हैं एक और उसके बाद का, उसमें हम ड्रेस भी चेंज हमारा हो गया, यानी कल एक ऐसा इंसिडेंट हो गया कि जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो कल जो अभी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये लगभग 2.5 घंटे की वीडियो थी, इसमें 48 मिनट का साउंड हम रिकॉर्ड किए, साउंड भी उसमें सही था, लेकिन प्यारे बच्चों 48 मिनट के बाद का जो साउंड, बैटरी माइक का खत्म हो गया और हम मुझे पता भी नहीं चला पढ़ाने की धुन में। तो जब मैंने उसको फिर से अपलोड करने के लिए जब गया तो एक बार चेक किया तो देखा कि यार इसमें साउंड ही नहीं है, तो फिर से दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा हम लोग स्पीड लाएंगे ताकि आप लोग को ये टॉपिक जल्दी मिल जाए। तो चलो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 12 तक के साउंड पूरे क्लियर हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक विभव मापी के तार की लंबाई एल है, तार के धनात्मक सिरे से L/3 लंबाई पर विद्युत वाहक बल का एक सेल संतुलित होता है, ठीक है। तो हम विभव मापी, पहले हम लोग क्या किए, यहाँ विभव मापी ले लिए हैं, विभव मापी को एक सेल से, तो जिसका ये मान लीजिए मेन आपका विभव मापी का जो मुख्य तार है आपका, ये तार विभव मापी का जो मेन वायर आपका ये है, ठीक है ना। अब इसमें क्या कह रहा है आपको कि L/3 पे, यानी L/3 के पोजीशन पे ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आपको नहीं दे रहा है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आपका 0 है। अब कह रहा है यदि तार की लंबाई को L/2 से बढ़ा दी जाए तो उसी सेल द्वारा तार के किस लंबाई पर संतुलन मिलेगा, यानी तार की लंबाई जो अभी L है इसको बढ़ा के यानी L + L/2 यानी 3L/2 कर दिया जाए तो ये जो संतुलन अभी L/3 के पोजीशन पे है वो कितना पे हो जाएगा। कोई नहीं प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसके रेशियो, तो स्वाभाविक है कि आपका इस सेल के कारण जो पोटेंशियल आपका यहाँ का लग रहा है, इस सेल के कारण इस पोटेंशियल के आपस में रेशियो इक्वल होंगे, तो E/E' = L/L/3, तो यहाँ से आपका 3 आ जाएगा। अब सेकेंड फेज में क्या किए हैं कि हम लोग वायर को L + L/2 कर लिए और हमारा यहाँ पे सेल वही है। अब मान लेते हैं कि संतुलन की जो स्थिति है वो L' है, क्या है, L'। तो अब हमारा फिर से E/E' इक्वल टू, ध्यान देना, E/E' इक्वल टू ये आपका L + L/2 कितना, 3L/2/L'। अब देखो E/E' यहाँ से कितना निकाले हैं, 3 निकाले हैं, तो यहाँ पे हमने 3 पुट कर दिया। अब ये 3 से 3 आपका कैंसिल, तो L' = L/2, इसका ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर चलो अगला टॉपिक जो हमारा है, अब आपका इसमें क्या है कि किसी विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए, किसी भी विभव मापी का सुग्राहिता यानी सेंसिटिविटी उसको कैलकुलेट करने के लिए, यानी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को धारा का मान को घटाना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16, किसी बैटरी के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे के बीच 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर उसके सिरे के बीच का विभवांतर 10 वोल्ट है। अब देखो तो एकदम सिंपल, आपका किसी बैटरी के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे यानी ऋणात्मक, अब हम यहाँ पे बैटरी ले लिए हैं, तब इसके ऋणात्मक से धनात्मक में अगर 3 एम्पियर का अगर मान लीजिए धारा प्रवाहित हो रहा है
तो उसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना है 10 वोल्ट यानी टर्मिनल पोटेंशियल। तो क्या निकालेंगे V इक्वल टू ई माइनस आई आर जानते हैं, V इक्वल टू 10 वोल्ट दिया हुआ है E माइनस और I का वैल्यू 3R, आपका ये वैल्यू आ गया। अब चलो जब बैटरी से 2 एम्पियर की धारा विपरीत दिशा में, अब कह रहा है कि इसी बैटरी से जब 2 एम्पियर की धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तब बैटरी के सिरों के बीच का विभवांतर कितना है 15 वोल्ट। तो देखो जब आपका बैटरी डिस्चार्जिंग कंडीशन में होता है तब आपका जो करंट आपका फ्लो होता है सेल में निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, लेकिन जब चार्जिंग कंडीशन में होता है तो करंट आपका फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में जब चार्जिंग कंडीशन में होता है। तो इस समय इसका टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा V इक्वल टू ई प्लस आई आर। अब इसका V का वैल्यू कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, तो 15 वोल्ट, तो यहाँ 15 वोल्ट E प्लस 2R। अब E इक्वल टू क्या 15 माइनस 2R, अब E का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू 15 माइनस 2R माइनस 3R, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 15 इक्वल टू माइनस 5R। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों देखो -5R और यहाँ भी -5, माइनस माइनस कैंसिल, या R इक्वल टू -5/5, 1 ओम आपका आंसर आ गया, इसका 1 ओम हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का प्यारे बच्चों ए आंसर हो गया। अब चलिए तांबे के एक तार तथा जर्मेनियम के तार को कमरे के ताप से, कमरे का जितना टेम्परेचर है उससे 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है तब प्रतिरोध। तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान दो कि चालक का ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है और चालक का ताप घटने से प्रतिरोध का मान घटता है, लेकिन अर्धचालक और विद्युत रोधी, अगर हम उसको बोले इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ने से प्रतिरोध घटता है, ताप बढ़ने से प्रतिरोध घटता है और ताप घटने से प्रतिरोध बढ़ता है, ताप घटने से प्रतिरोध बढ़ता है। तो यहां पे जस्ट उल्टा, तो पहले आपका दोनों तार का नहीं, क्योंकि आपका तांबा जो क्या है कंडक्टर है और जर्मेनियम आपका क्या आ जाएगा, इसको हम लोग सेमीकंडक्टर के भी कैटेगरी में रख सकते हैं ना। तो देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तांबे के तार का क्या होगा प्रतिरोध, ताप घटने से प्रतिरोध घटेगा, लेकिन जर्मेनियम का प्रतिरोध क्या होगा आपका बढ़ेगा। क्लियर। अब चलिए तो इसका क्वेश्चन आपका 16 का सी आंसर हो गया। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 17, किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा मात्रक किसका है, ऊर्जा का होता है। किलोवाट जो आपका किलोवाट घंटा जो है वो मात्रक है ऊर्जा का। अगला जो क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा ही मापने के लिए, सेल के ऊर्जा मापने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज करते हैं। विद्युत वाहक बल का बीमा, तो विद्युत वाहक बल का बीमा याद रखना है आपको, यहां से इसको इस तरह से भी दिया रहेगा ml2t का पावर -3 और a का पावर -1। यहां पे आपको दे रखा है क्या ऑप्शन में, i का पावर -1, ml का पावर 2 और t का पावर -3 आपको दे रखा है ना। तो मैंने बताया ही आपको कि सेल का विद्युत वाहक बल का बीमा आपका वही होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस का, जो विभवांतर का होगा, और विभवांतर बराबर भी बराबर क्या होता है W/Q यानी वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन का क्या होता है ml2t पावर -2 और आपका चार्ज का AT, जब इसको पूरे कैलकुलेशन करेंगे तो ml2t का पावर -3, यानी आपका ऑप्शन इसका डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में प्यारे बच्चों चलते हैं कि यदि 0.005 ओम के एक प्रतिरोध को 1 मेगा ओम के प्रतिरोध के समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध, यानी देखो समानांतर क्रम में जब ही तुम इसको जोड़ोगे तो समानांतर क्रम में प्रतिरोधों का जब समानांतर क्रम संयोजन करते हैं तो उसमें आपको जानकारी दिया गया होगा, बताया गया होगा कि जब दो प्रतिरोध का समानांतर क्रम संयोजन करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला है R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, या यहां से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल टू R2 बट्टा R1 + R2। अब देखो तो अब जो इसमें आपका R इक्विवेलेंट का जो रिजल्ट आता है ना, R इक्विवेलेंट का, वो आपका कम होता है किससे, R1 से भी, और R इक्विवेलेंट का वैल्यू यानी R2 से, यानी इन दोनों में, ये दोनों प्रतिरोध में जो सबसे छोटे मान वाले होंगे उससे भी R इक्विवेलेंट का मान कम आएगा। तो आपका सबसे इसमें छोटा कौन सा है 0.05। अब आइए ऑप्शन क्या कर रहा है, 1 मेगा ओम से कम परंतु 0.005 से अधिक, गलत। 0.005 से कम एकदम सही, 0.005 से अधिक परंतु 1 ओम से कम ये भी गलत, और 1 ओम से अधिक परंतु 1 मेगा ओम से कम ये भी गलत। आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलो ऐसे में कैलकुलेशन भी करके यहां निकाल दिया था।
चलिए अब देखिए तो एक सूखे सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि यह सेल एक बाहरी प्रतिरोध में 1 एम्पियर की धारा भेजता है तो सेल का विभवांतर क्या हो जाएगा। तो सेल का देखिए आपको विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट, इसका आंतरिक प्रतिरोध का मान 0.5 ओम दिया हुआ है। कह रहा है एक बाह्य प्रतिरोध में, अगर यहाँ पे बाह्य प्रतिरोध अगर आपको कैपिटल आ रहा है तो इसमें क्या 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो क्या हो जाएगा, इसका टर्मिनल विभवांतर V इक्वल टू ई माइनस आई आर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अब V इक्वल टू, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना है कि V इक्वल टू आपको क्या पूछ रहा है कि सेल के बाहरी किनारा तो भेजता है तो सेल का विभवांतर V इक्वल टू क्या होता है ई माइनस आई आर। तो देखो तो E का वैल्यू कितना 1.5 माइनस धारा कितना इसे प्रवाहित हो रहा है 1 एम्पियर गुना इसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5, वैल्यू कितना आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस का, यानी आर जो बाह्य प्रतिरोध के दोनों बिंदु पर जो आपका विभवांतर लगेगा वो 1 वोल्ट होगा और टर्मिनल विभवांतर का मान भी आपका 1 वोल्ट होगा। ऑप्शन बी 21 का ऑप्शन बी। स्पीड में प्यारे बच्चों इसलिए पढ़ा रहा हूं कि ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन मैंने आपको कर रखा है और दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप लोग के लिए दोबारा क्या जितना बार मेहनत करेगा उतना करना पड़ेगा, मैं करूंगा। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 22, एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। यदि इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला आवेश का मान 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम हो तो प्रति सेकेंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो प्रति सेकेंड पहले Q बराबर IT, तो Q का मान निकालेंगे तो Q बराबर, और धारा कितना है 1 माइक्रो एम्पियर, तो 1 गुना 10 के पावर -6 और 1 सेकंड कर लिए, तो यहां से 1 गुना 10 के पावर -6 कूलम 1 सेकंड में धारा आवेश प्रवाहित होता है। 1 एम्पियर धारा अगर 1 माइक्रो एम्पियर धारा अगर 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो कुल आवेश तार से 1 गुना 10 के पावर -6 यानी 1 माइक्रो कूलम होता है। अब हम लोग आवेश का क्वांटिमीयकरण से फॉर्मूला जानते हैं Q इक्वल टू NE, तो N इक्वल टू Q बाई E, तो Q का वैल्यू 1 इंटू 10 का पावर -6 और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, जब कैलकुलेशन करते हैं तो आ गया आपका 0.625 इंटू 10 टू द पावर 13, ऑप्शन ए करेक्ट। अब चलिए तो क्वेश्चन नंबर 24 प्यारे बच्चों, 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोग का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखो एक हम लोग तार लिए कंप्लीट जिसका प्रतिरोध आप लोगों को मालूम है कितना 1 ओम। आप जानते हो कि किसी भी चालक तार का लंबाई घटने पे प्रतिरोध का मान घटता है, डायरेक्ट आपको पढ़ाए हैं हम R समानुपाती L का मान घटेगा R का मान घटेगा, L का मान बढ़ेगा R का मान बढ़ेगा। तो आप तार को 4 बराबर भागों में आपने काट दिया ना, तो जितना इसका प्रतिरोध था वो 4 भागों में बढ़ जाएगा। तो कितना प्रतिरोध था 1 ओम, तो 1 भाग का कितना हो जाएगा 1/4 1/4 1/4। जब इसको समानांतर क्रम में जोड़ोगे तो क्या 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय 1/4 1 प्लस 1 बाय 1/4 फिर प्लस 1 1 बाय 1/4 प्लस 1 1 1/4। जब पूरे प्यारे बच्चों कैलकुलेशन करेंगे 16 तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/16, तो आंसर आपका इसका डी हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 24, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए। क्या करा है कि स्थिर यानी कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे अगर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न उष्मा, तो उष्मा बराबर क्या होता है H इक्वल टू I² RT। कोई दिक्कत रहे H इक्वल टू I² RT। अब यहां पे आपको क्या कह रहा है कि 1 मिनट, हाँ वेट कहां गए स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए। अब जब आपका प्रतिरोध आपका आधा हो जाएगा तो विद्युत धारा यानी R का मान जो कह रहा है ना प्रतिरोध आधा कर दिए, तो ये R' की मैं बात कर रहा हूं ना कि ये प्रतिरोध आपने आधा कर दिया, तो जब ही प्रतिरोध आधा होगा तो धारा का प्रवाह 2 गुना हो जाएगा। धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा 2 गुना। फॉर्मूला क्या होता है H बराबर I² RT। कब, जब धारा का मान I और प्रतिरोध का मान R है। अब नया निकालेंगे H', क्यों, क्योंकि धारा का मान भी बढ़ा है और प्रतिरोध का मान घटा है। तो जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे H' इक्वल टू 2I का स्क्वायर, I इक्वल टू निकाले हो ना रे 2I का स्क्वायर प्लस इंटू 2I का स्क्वायर इंटू R/2 इंटू T। तो देखो तो प्यारे बच्चों 4I² बाय R/2 इंटू T आपका आ जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल और 2 से हम 4 को कैंसिल करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2I² RT और ये आपका H का वैल्यू यानी उत्पन्न उष्मा का मान 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन बी प्यारे बच्चों। अब 25 क्वेश्चन नंबर आपका 25, धातु के एक तार के सिरों के बीच नियत विभव आरोपित किया जाता है, इसमें कुछ उष्मा उत्पन्न होती है, उत्पन्न उष्मा दुगुनी होगी यदि, अब सुनो, उत्पन्न उष्मा दुगुनी होगी
तो अब आपको इसके कैलकुलेशन करना पड़ेगा अलग अलग। तार की लंबाई और त्रिज्या दोनों आधी हो जाती है, तो देखो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन आपको अलग अलग कर रखा है और इससे हमने वैल्यू को निकाला है। तो तार की लंबाई ध्यान देना है कि दोगुना और त्रिज्या क्या हो गई, आधी। तो कैलकुलेशन जब हमने किया कि तार की लंबाई और त्रिज्या दोनों आधी हो जाती है, तो तार की लंबाई और त्रिज्या आधी, तार की लंबाई भी आधी हो गई और त्रिज्या को भी हमने यहाँ पे आधा कर दिया। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कि तार का तो इसमें कुछ उष्मा दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो तार का लंबाई जब भी हम लोग क्या किए कि तार की लंबाई और त्रिज्या दोनों आधी, तो आर इक्वल टू फॉर्मूला हमारा क्या होता है, रो एल बाय ए। अब इसी को ए हमारा क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तब पायर स्क्वायर। तो देखो अब क्या करना है, आर डैश इक्वल टू रो, अब तार का भी आधा और इसका त्रिज्या भी आधा, तो क्या हो गया रो बाय पाई एल बाय 2 × 4 बाय, अब ये कैंसिल हो गया आपका, तो क्या रो एल पायर स्क्वायर इंटू 2, तो ये आपका 2 आर, यानी प्रतिरोध का मान क्या दोगुना हम लोग किए। देखो तो प्रतिरोध का मान जब दोगुना होगा, यहाँ पे पीछे देखना है कि कब आपका उष्मा का मान आपका कब डबल हुआ है, जब प्रतिरोध आधा हुआ है। तो यहाँ तो प्रतिरोध डबल हो गया ना, तो आपका प्रतिरोध आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, डबल हो गया। तो ये कंडीशन तो फुलफिल नहीं करेगा, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं किया, तो आपका ऑप्शन ए गलत। अब ऑप्शन बी, तार की लंबाई और त्रिज्या दोनों दुगुनी कर देते हैं। तार की लंबाई देखो दोगुना कर दिए और त्रिज्या भी दोगुना कर दिए, तो अब हमारा ये 12 और ये 4 जब कैंसिल किए तो हमारा यहां से प्रतिरोध का मान आधा हो गया, और जब प्रतिरोध का मान आधा हो गया तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, उष्मा का मान दोगुना, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब तार की त्रिज्या दोगुनी, तो उससे भी आपका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तार की त्रिज्या दोगुनी करोगे एल यही रहेगा, तो आर डैश जब निकालोगे तो रो एल बाय पाई और दोगुनी तो 2 आर का स्क्वायर, तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा 1/4 रो एल बाय पाई आर स्क्वायर। तो ये तो आपका आर का, यानी आप ये प्रतिरोध का मान 1/4 पॉसिबल आपका नहीं है तार की लंबाई दोगुनी सिर्फ करने से, इसके कारण भी नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, जो कि मैंने आपको ये आपका ऑप्शन ए का मैंने यहाँ पे डिस्कस करके और फिर मैंने ऑप्शन बी का डिस्कस करके, और देख रहे हैं हम लोग कि प्रतिरोध का मान जब आपका आधा होगा तभी आपका उत्पन्न उष्मा का मान दोगुना होगा, जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया। देखो तो क्वेश्चन नंबर आपका 27, एम्पियर घंटा मात्रक होता है आवेश का। एम्पियर घंटा देखो Q इक्वल टू क्या होता है आई टी, एम्पियर सेकेंड। ऐसे आपका 1 कूलम बराबर होता है 1 एम्पियर गुना 1 सेकेंड। यदि किसी चालक तार से 1 एम्पियर की धारा अगर 1 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, तो उस चालक तार से प्रवाहित कुल आवेश का मान 1 कूलम होता है ना। तो सर यहाँ पे आवर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही मात्रक थोड़े पूछ रहा है। एम्पियर करंट का हो गया, आवर टाइम का हो गया, तो करंट इंटू टाइम आपका क्या होता है आवेश का, ये आवेश का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिणत होता है जब दोनों दशाओं में, जब धारा एक प्रतिरोध से और विभिन्न धातु की संधि से प्रवाहित होती है। अब देखो प्रतिरोध से प्रवाहित होगा, रेसिस्टेंस आपका अपोज करेगा, तो आपका वहां पे विद्युत धारा आपका विद्युत ऊर्जा आपका उष्मा ऊर्जा में तो कन्वर्ट होगा ही, साथ ही साथ विभिन्न धारों के जब दो धातुओं के संधि यानी कॉम्बिनेशन पे जो जंक्शन पॉइंट है वहां पे भी आपका धारा प्रवाहित होता है, तो वहां पे भी उच्च प्रतिरोध के कारण आपका विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। बाकी आपका जब प्रतिरोध केवल जब प्रतिरोध से धारा प्रवाहित होती है तो इसके कारण तो होता ही है, केवल जब असमान धातु इसके कारण होता है। इसमें तो दोनों मिक्स हो गया ना, तो ऑप्शन ए और बी दोनों आ गए इसमें, तो आपका ऑप्शन सी बेस्ट होगा ये तीनों में। इनमें से कोई नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आंसर होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 29। अब ये क्या करें, मैं फिर से आप लोगों को बता दूं या इसी पे चलो बताते हैं, ट्राई करते हैं, हम आपको पहले समझा देते हैं। चूंकि देखो उसमें आपका जब हम पढ़ाए थे ना तो वह सिर्फ साउंड रिकॉर्ड हमारा नहीं हुआ था, नहीं तो प्यारे बच्चों एकदम पूरा अभी तक आपको ये लेक्चर्स मिल जाता। पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी को हमने एक पूरे कंप्लीट वीडियो में मैं आपको देने जा रहा था कि आप अगर इसका अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलो प्यारे बच्चों, क्या है यहाँ पे चित्र में दिए गए परिपथ में 3 ओम के कितना 3 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान होगा। तो चित्र आपको दिया हुआ है यहाँ पे डायग्राम। अब देखो डायग्राम आपको क्या दिया हुआ था, डायग्राम में आपको दिया हुआ है, इसका मैं डायग्राम यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं, आप लोग इसको ध्यान देंगे।
ये आपके सामने में प्यारे बच्चों डायग्राम है ना। और प्रश्न में है कि 3 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। ये आपको अगर पूछेगा भी तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आपको पूछेगा, कम से कम 5 मार्क्स के कम में तो पूछने का कोई चांस है ही नहीं। और ये किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ के कंसेप्ट पे है कि किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ का उपयोग करके, है ना, इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। और वो वोल्टेज लॉ अगर आपको अच्छे से पता होगा तभी आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे। तो देखो तो मैं क्या किया था इसमें कि सबसे पहले इसमें आपको करंट वगैरह नहीं है, तो करंट को हमने ड्रॉ किया। क्या किया कि मान लिया कि हमने 10 वोल्ट के सेल से तो आपका करंट तो फ्लो होगा ना, तो ये करंट का वैल्यू हम लोग I1 ले लिए। अब देखिए तो 10 वोल्ट से जब आपका यहाँ I1 आएगा और पॉइंट बी पे अब हम हैं, और आपका फिर 4 वोल्ट से भी तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आएगा, तो मैंने इसको I2 मान लिया। अब जंक्शन पॉइंट बी आपका जंक्शन, तो इधर आपका आ रहा है क्या I2, इधर जा रहा है आपका I1, दोनों यहाँ ऐड हो जाएगा क्या I1 प्लस I2, तो 2 ओम के रेसिस्टेंस से I1 प्लस I2। अब फिर ये जंक्शन, तो अब यहां से एक करंट आपका दूर जाएगा जो कि I2, और एक इस डायरेक्शन में आएगा I1, और ये आपका फिर I1 इस कंप्लीट सर्किट में, और ये आपका I2। तो 3 ओम से तो I1 आपका करंट पास होगा। अब हम नेमिंग कर लिए, क्या किए, ABCDEFG। अब लगाते हैं हम लोग क्लोज लूप लॉ। तो क्लोज लूप लॉ लगाए तो पहला हम लोग क्लोज लूप चुने ABCDEA। अब देखो तो ए से बी कोई रेसिस्टेंस नहीं है, बी से सी में रेसिस्टेंस है ना, कितना है 2, और करंट कितना है I1 प्लस I2, तो लिखे ना 2 इंटू I1 प्लस I2। और फिर प्लस यहां पे आ रहे हैं तो हमारा कितना है रेसिस्टेंस 3 ओम, करंट कितना पास हो रहा है I1, तो 3I1 माइनस, अब यहां पे डी से ई आए कोई रेसिस्टेंस नहीं, ई से ए गए नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, इंक्रीजिंग पोटेंशियल। तो इंक्रीजिंग पोटेंशियल में हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल का वैल्यू को नेगेटिव ले लेंगे और इज इक्वल टू 0, अगर सम करेंगे तब, नहीं 0 के बाद लिखेंगे तो +10 लिखेंगे। अब देखो तो इसको हम लोग ब्रैकेट तोड़ते हैं, 2I1 प्लस 2I2 प्लस 3I1 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो 2I1 और प्लस 3I1 तो 5I1 2I2 इक्वल टू 10, आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब चलते हैं क्लोज लूप BCFGB। अब देखिए B से C तो 2 इंटू I1 प्लस I2, और आपका फिर C से F गए कोई रेसिस्टेंस नहीं, F से G आए तो कितना इंक्रीजिंग पोटेंशियल में ना 4 वोल्ट, तो -4 इक्वल टू 0, तो क्या 2I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 4। अब ये आपका इक्वेशन 2 आ गया, ये क्या है इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या करते हैं यहाँ माइनस कर दिए हैं, तो क्या हो जाएगा 5I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 10, और ये 2I1 प्लस 2I2 4। अब आपका ये माइनस जब करेंगे तो यहाँ भी माइनस माइनस और ये माइनस, तो ये कैंसिल। अब ये क्या आ गया 3I1 इक्वल टू 10 में 4 जाएगा 6, I1 इक्वल टू 2 एम्पियर। कहाँ गया, अरे I1 इक्वल टू 2 एम्पियर, ऑप्शन बी। तो ये आपका प्योर बाबू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और करंट लॉ के कंसेप्ट पे है। अगर किरचॉफ्स दोनों लॉ आपको पता है तो ये क्वेश्चंस बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं, और क्वेश्चन पूछेगा 5 मार्क्स में कम से कम। अभी मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए इसका ऑब्जेक्टिव टाइप में मैंने इसको कन्वर्ट करके आपको करा दिया। क्वेश्चन नंबर आप 30 आते हैं। क्रमशः 2 ओम और 4 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी के समानांतर परिपथ से होकर एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ए और बी में उत्पन्न उष्मा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों क्या है समानांतर, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम 2 ओम और 4 ओम को समानांतर ले लिए। एक मान लीजिए सेल के द्वारा जब भी इसमें दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम लगेगा, जब भी करंट आपका फ्लो होगा, तो करंट मान लेते हैं हमारा, ध्यान देना है कि करंट जो आपका इससे फ्लो होगा, तो जो लो रेसिस्टेंस वाला वैल्यू होता है ना समानांतर क्रम में, उससे आपका करंट का वैल्यू मैक्सिमम, और जो हाई रेसिस्टेंस वाला होता है उससे आपका करंट का वैल्यू मिनिमम होता है प्रवाहित। तो अब क्या है हमारा, यहाँ दोनों को कंपैरिजन करते हैं, तो इस 2 ओम के कंपैरिजन में 4 ओम इससे दोगुना है। अगर इससे आई धारा प्रवाहित होगी तो इससे कितना होगी 2I। अब हम निकाल रहे हैं यहां से H1 यानी हीट प्रोड्यूस थ्रू द, या हम कह सकते हैं कि हाँ प्रतिरोध R1 से, इसका नाम हम लोग R1 नहीं लिखे हैं, प्रतिरोध R1 से उत्पन्न उष्मा। तो H1 बराबर क्या I स्क्वायर RT। तो देखो I का मान क्या, I का मान यहाँ पे 2I, तो क्या हो जाएगा 4I स्क्वायर इंटू प्रतिरोध का मान 2 इंटू टी, तो कितना 8I स्क्वायर टी आपका आ गया। अब चलो यहां से हम लोग क्या H2 निकालते हैं। H2 आपका क्या, तो प्रतिरोध हमारा 4 ओम प्रतिरोध से जब धारा I प्रवाहित होगी तो उत्पन्न उष्मा H2, तो I स्क्वायर। अब प्रतिरोध का मान कितना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 4 और इंटू टी, धारा का मान तो I ही लेना है, तो क्या आ जाएगा 4I स्क्वायर टी।
और जब हम लोग को H1 बाय H2 निकालना है तो H1 का वैल्यू कितना है 8I² और डिवाइडेड बाय 4I²T। ठीक है, तो I²T से I²T कैंसिल, 4 से 8 कैंसिल, तो 2, तो 2/1 यानी 2:1। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए आपका सही। तो प्यारे बच्चों, जब इस वीडियो को आप वॉच करेंगे ना, तो आपके सामने में सॉल्यूशन पहले है, लेकिन मैंने इसको एक्सप्लेन करके बता दिया है। आपको अगर कहीं कोई कंफ्यूजन लगे तो इस वीडियो को वॉच करते समय आप कमेंट करेंगे। जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आपके कमेंट को हम पहले प्राथमिकता देंगे और उसका डिस्कशन हम पहले करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 31। अब क्या कर रहा है कि 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। तो प्यारे बच्चों रे, अब आपका श्रेणी क्रम में ना, तो जब आपको बल्ब का अगर पावर को श्रेणी क्रम या समानांतर क्रम में जोड़ोगे ना, तो याद करो कैपेसिटर के श्रेणी क्रम में जोड़ने पे जो फॉर्मूला लगाए थे वही यहां पे हम श्रेणी क्रम में लगाएंगे, और कैपेसिटर के जो समानांतर क्रम में लगाए थे वही आपको पावर को क्या करेंगे हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ने के लिए लगाएंगे। तो जब हमारा दो कैपेसिटर अगर आपका क्या श्रेणी क्रम में था तो क्या फॉर्मूला था 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, और जब समानांतर क्रम में था तो C1 प्लस C2। तो इसी तरह से पावर के लिए 1/PS, यानी जब सीरीज में जोड़ेंगे तो 1/P1 प्लस 1/P2, और जब हम इसको समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो P इक्विवेलेंट इक्वल टू P1 प्लस P2। तब हम लोग यहाँ श्रेणी क्रम में बोल रहा है जोड़ने के लिए, तो P इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2। तो 60 गुना 40 बटा 60 प्लस 40 2400 बटा 100 100 0000 कैंसिल, कितना 24 वाट। कौन है ऑप्शन डी। चलो क्वेश्चन नंबर 32। 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल का कोई सेल सीधे 0.05 के प्रतिरोध से जोड़ दिया जाए। यहां पे आर का मान दे दिया 0.05 ओम। यदि परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो फॉर्मूला तो आपको ऑलरेडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का दे दिया ना, V माइनस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू सेल का विद्युत वाहक बल माइनस सेल से प्रवाहित धारा और आंतरिक प्रतिरोध का गुणनफल। तो क्या हो जाएगा यहाँ V बराबर IR। चूंकि आपका ये जो टर्मिनल विभवांतर का जो आपका मान होगा वो बाह्य प्रतिरोध से प्रवाहित धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। तब यहां से देखिए तो IR को इस साइड ले आएंगे तो E माइनस IR। अब R इक्वल टू क्या E माइनस IR बाय I। अब देखिए E इक्वल टू कितना दे रखा है 1.5 माइनस I का वैल्यू कितना 2 एम्पियर, तो 2I इंटू बाह्य प्रतिरोध में कितना 0.05 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पे देखिए तो 1.5 माइनस 0.10 बाय 2 तो 1.4। अब 1.5 में आपका 0.10 माइनस करेंगे तो 1.4 डिवाइडेड बाय 2 यानी 0.7 ओम। ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आइए तो 32। 5 ओम प्रतिरोध के एक तार जिसके सिरे पे 7 वोल्ट विभवांतर लगाए हैं, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होगी, उत्पन्न उष्मा कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या प्रतिरोध दे दिया और आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, तो करंट का वैल्यू निकाल लेंगे ना 1.4 ओम, और टाइम कितना 20 मिनट, कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में तो 1200 सेकंड। अब H इक्वल टू I²RT, I का वैल्यू 1.4 इंटू 5 इंटू टाइम का वैल्यू दे दिया, R का वैल्यू 5 पुट कर दिए। अब देखिए तो 1.4 इंटू 1.4 हम लोग यहाँ पे कि इंटू 5 1200। अब देखिए तो यहाँ से जब डेसिमल हटाएंगे, यहाँ से डेसिमल तो आपका 00 कैंसिल। अब 14 को 14 से मल्टीप्लाई तो 196 और 12 इंटू 5 60। अब पूरे कंप्लीट माइनस करेंगे तो इतना जूल आ जाएगा। अच्छा अब ध्यान देना है 11,760 जूल। तो ऑप्शन हमारा किस चीज में दिया है कैलोरी में। कैलोरी में निकालने के लिए क्या करेंगे 11,760 में 4.184 से भाग करेंगे, आपको वैल्यू आएगा 2800 कैलोरी। तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आप डिवाइड करके चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपको आइए 33। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है, किसके कारण रे बबुआ प्रतिरोध के कारण। किसी भी परिपथ में आपका प्रतिरोध के कारण विद्युत ऊर्जा आपका उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अगर प्रतिरोध का मान कम होगा तो कम ही मात्रा आपका उष्मा में परिवर्तित होगा, और अत्यधिक रहेगा तो अत्यधिक उष्मा में परिवर्तित होगा। इसीलिए प्यारे बच्चों जो भी गीजर हीटर वगैरह सब जो वायर होते हैं उसमें आपका जो वायर का जो कॉइल का यूज करते हो उसका रेसिस्टेंस का वैल्यू नॉर्मल वायर से ज्यादा होता है, ताकि वहां पे विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में आसानी से परिवर्तित हो सके। विद्युत परिपथ की शक्ति V² बटा R, ये सब बोलना पड़ेगा। विद्युत परिपथ P बराबर आपका ये P बराबर V² बटा R तो फॉर्मूला होता ही है। तो विद्युत शक्ति का आपका फॉर्मूला V² बाय R। और क्वेश्चन नंबर लास्ट 36। दो बल्ब क्रमशः 15 वाट और 15 वाट 220 वोल्ट और 60 वाट 220 वोल्ट की क्षमता के हैं, उनके फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात
तो फिलामेंट प्रतिरोध, तो P बराबर क्या पढ़े हो, वी स्क्वायर बट्टा आर, अरे है ना। तब यहां से क्या करेंगे, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी, पहले R1 निकालेंगे तो V कितना है 220, कोई दिक्कत नहीं। R2 हमारा क्या हो जाएगा, पहले R1 निकाल लिए तो वी स्क्वायर बाई पी वन, चूंकि दोनों के लिए आपका पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या है, सेम है। और R2 इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी टू निकाल लिया, R1 बाई R2 किए तो देखो वी स्क्वायर बाई पी वन, वी स्क्वायर बाई पी टू कैंसिल ना, तो P2 बाई पी वन, तो P2 का वैल्यू कितना 60 वाट और P1 का वैल्यू कितना 15, तो कट कैंसिल करके 4, यानी 4:1 कहां गया, 4:1 आपका ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर आपका 35। प्यारे बच्चों ये लेक्चर होता है कंप्लीट। आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पूरे वीडियो को वॉच करके और आप अपने इस चैप्टर को मजबूत कर लेंगे, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगर सारे क्वेश्चंस के कंसेप्ट अगर आपको याद होंगे और सब कुछ आप समझे होंगे अच्छे से, तो बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले सारे प्रश्न को फूंक दोगे, क्वेश्चन उड़ जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करना। धन्यवाद।